खैर मकदम है आप सभी का ITV उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक बार में 3 तलाक को अपराध करार देने वाला 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस के बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग के बाद इसे कल के लिए टालना पड़ गया। सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने साफ कहा कि जिस बिल को लोकसभा में सपोर्ट मिला, आज उसी पर राज्यसभा में विरोध हो रहा है। पूरा देश इस बात को देख रहा है। यह बिल लोकसभा में पिछले हफ्ते ही पास हो चुका है। बिल को लेकर सीपीआई, सीपीआईएम, डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेडी और समाजवादी पार्टी को भी ऐतराज है और इन पार्टियों ने भी बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कांग्रेस ट्रिपल तलाक बिल पर कंफ्यूज है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या 3 तलाक बिल को लटकाना चाह रही है कांग्रेस या वाकई इसके पीछे कोई नेक मंशा है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। तीन तलाक पर बिल राज्यसभा में हंगामा। हुकूमत ने लगाया कांग्रेस पर बिल को रोकने का इल्जाम। इस मुल्क की मुस्लिम समाज की बहनों बेटियों को 3 तलाक से मुक्ति देने वाले इस बिल पर कांग्रेस पार्टी का रवैया ढुलमुल था और विरोधी था। 3 तलाक से खवातीन की आजादी पर एतराज क्यों? 3 तलाक बिल पर क्यों नहीं है इत्तेफाक? राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर सरकार को मुश्किल पेश आई। हालांकि शोर शराबे के दरमियान बिल तो ऐवान में पेश कर दिया गया, लेकिन इस दरमियान ऐवान में खूब हंगामा हुआ। शुरू से ही ऐवान में अपोजिशन के तेवर सख्त थे। अपोजिशन जमातों के जबरदस्त हंगामों के दरमियान मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक पर बिल राज्यसभा में पेश किया। ताहम अपोजिशन जमातों ने इसरार किया कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हुक्मरान जमात ने यह दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 3 तलाक पर फरवरी से काबिल कानून बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 तलाक हो रहा है और लोकसभा के पारित होने के बाद भी 3 तलाक हो रहा है। ये 27 तारीख को 3 तलाक दिया गया, ये 30 तारीख को 3 तलाक दिया गया। खामोश महिलाओं बेटियों के पक्ष में खड़े हो। मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा, कांग्रेस पार्टी आपने उस हाउस में इसको अनाउंस किया है, आप इस क्यों है? कांग्रेस पार्टी इज हैविंग डन। Sir, I also want your ruling. Sukhendu, 1 minute. Sir, I also want your ruling that when a bill is brought before the parliament and one house has already passed it, normally we have standing committees and select committees provided for under the rules. I feel that as a legislature, it is the collective duty and bounden duty, constitutional duty of all of us to ensure that any law which is enacted goes through legislative scrutiny so that any flaws or lacunae can be corrected. Parliament cannot be a rubber stamp that they bring the bill and we rubber stamp. अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट की रिवायत को तोड़ रही है। जेटली के सवालों का जवाब कांग्रेस की जानिब से आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल ने दिया। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने भी मांग की कि बिल को उजलत में पास कराने की कोशिशों के बजाय इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि बिल में जो खामियां हैं इसे दूर किया जा सके। Tomorrow, if parliamentary committees are appointed, in whichever house a party has a majority, everybody of that particular party will constitute 100% of the committee. This has never happened since 1952 in this parliament. For the first time, breaking all parliamentary convention and precedents, an invalid motion is moved that everybody must represent a particular political group and all sections of the house must not be represented on that committee. Okay. He intervened. He referred to the judgment of the Supreme Court, and I want to correct the record because I appeared in the case on behalf of the Muslim Personal Law Board, and I wish to correct the record. What the leader of the House said was in relation to the minority judgment. बिल पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान तकरार जारी रही,
जिसको देखते हुए ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन इन सब के दरमियान सवाल ये उठता है कि 3 तलाक पर इत्तेफाक राय क्यों नहीं है, और सवाल ये भी है कि लोकसभा में बिल की मंजूरी के बाद क्या अब इस मामले पर खुलकर सियासत हो रही है। अब इस मामले पर सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर 3 तलाक बिल पर आम राय क्यों नहीं बन पा रही है हिंदुस्तान में, और संसद में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय क्यों नजर आ रही है, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या 3 तलाक बिल लटकाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। कांग्रेस पार्टी की आवाज बुलंद करने के लिए सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार भाटी साहब दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं दिल्ली से। इसके अलावा डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। नाइश हसन, विमेन राइट एक्टिविस्ट, वो हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं। राकेश, पहला सवाल आपसे, क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि आप जस का तस जो आपने बिल अडॉप्ट किया है या जो आपने तमन्ना की है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको वैसे ही तौर पर लागू करना चाह रहे हैं। आप ऑपोजिशन पार्टीज की नहीं सुन रहे। यह तानाशाही भरा रवैया है, क्योंकि जो शक और शुबा खड़ा किया जा रहा है खासतौर पर सजा के प्रावधान को लेकर, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऑपोजिशन पार्टीज यह दावा कर रही, ऐसा क्यों? देखिए समीर जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। आज पूरा देश इस बात पर निगाह लगा करके बैठा था कि राज्यसभा में आज क्या होगा। हाँ। और राज्यसभा से आज एक कानून को मंजूरी मिल जाएगी, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और एक कानून की सख्त अख्तियार लेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब भी लगभग 1 सैकड़े के आसपास में शिकायतें पूरे देश भर में हो गई हैं, जिसमें तलाक कह करके एक महिलाओं की इज्जत, उनकी आबरू, उनको सब सरे बाजार नीलाम करने की स्थिति में ले आया जाता है, दोजख की आंख में ढकेल देने का काम किया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस ने अपना रवैया बदला, लोकसभा में वो इस बिल के पक्ष में हो गए, लेकिन राज्यसभा से आज वो लिंगर ऑन करने का जिस तरह का उन्होंने प्रयास किया, इससे स्पष्ट हो गया कि वो देश में जिस प्रकार की भावना उनकी साहबानों के मसले में थी, उस भावना से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो इस बिल को पास होने देना नहीं चाहते हैं। अगर कांग्रेस चाहती इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए, तो प्रावधान और नियम ये कहते हैं कि उनको 24 घंटे पहले इस बात के लिए एक प्रस्ताव रखना चाहिए था, इसको सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं। वो जानबूझ करके चाहती है कि न सेलेक्ट कमेटी में जाए, न राज्यसभा में इस पर चर्चा हो, इस पर केवल हल्ला हो, केवल हंगामा हो, ये बिल इस शीतकाल में पास न होने पाए, ये कांग्रेस की मंशा है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 3 तलाक पर, जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय अभी तक जुदा है, जिसको अभी भी देश के तमाम मौलाना मौलवी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं तमाम महिलाएं जो बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही थी, इस देश में तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं, जो इंतजार कर रहे थे कि एक इस बुराई, जो तलाक 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 कहकर के बुराई है, इस सामाजिक बुराई का उन्मूलन होगा एक कठोर कानून के द्वारा, आज उनके मन निराश हुए हैं, हताश हुए हैं। कांग्रेस इस मंशा को समझ नहीं पा रही है। वो अब भी कुछ लोगों के तुष्टीकरण के चक्कर में आधी आबादी को इग्नोर करने का काम कर रही है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, इसका जवाब दीजिए। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी 3 तलाक बिल को लटकाना चाहती है? लोकसभा से यह बिल पास हो जाता है, उसमें आप सपोर्ट में वोटिंग करते हैं, लेकिन राज्यसभा में आप डामाडोल क्यों हो जाते हैं? किस तरह का दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है कि आप अपना रुख ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? कंफ्यूज्ड स्टैंड नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्यों? देखिए समीर भाई, ये कोई झूठ बोलने का अगर कोई पैमाना सबसे बड़ा होगा तो भाजपा के लोगों के पास है। जिस तरह से ये प्रोपोगेंडा करते हैं, भाई इनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। एक झूठ को ये लगातार बोलते रहते हैं और उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच बहुत दिन तक छुपता नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस पे स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी अगस्त में, 22 अगस्त को, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खैर और जस्टिस अब्दुल नजीर, 2 जजेस ने कहा था इस पे कानून बनना चाहिए और ट्रिपल तलाक पर्सनल लॉस का मामला है और हम इस पे नहीं बोलना चाहते, इस पे कानून बनाए सरकार। 2 जजेस ने ये कहा था। एक जज जस्टिस कुरेन जोसेफ ने यह कहा था कि शमीमारा में जो जजमेंट हुई थी 2002 में सुप्रीम कोर्ट से, मैं उसे फॉलो करता हूं। शमीमारा में यह कहा था कि तलाक जो होना चाहिए वो रीजनेबल
प्रोनाउंस होना चाहिए, रीजनेबल कॉज की वजह से होना चाहिए, किसी वजह से होना चाहिए, और मीडिएशन और कंसिलिएशन पूरे होना चाहिए। और अगर वो मीडिएशन और कंसिलिएशन फेल होंगे दोनों पार्टीज के बीच में, तब तलाक होगी। ये हो गई 3 जजेस की बात। 2 जजेस ने, जस्टिस नरिमन ने और जस्टिस यूयू ललित ने, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। तो 5 में से 2 जजेस ने ठीक है अनकॉन्स्टिट्यूशनल खान साहब, वो सबको पता है, लेकिन आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसको? अब तो लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है ना, राज्यसभा में आपकी क्या मंशा है? और अगर राज्यसभा में आप इस बिल के खिलाफ हैं तो लोकसभा में साथ कैसे खड़े हुए? सर वही मैं कहना चाह रहा था, जैसे ही जजमेंट आई थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि लैंडमार्क जजमेंट है और जिसे इस्लाम में अच्छा नहीं माना गया है, जिसका नाम ही बिदअत है, जो सिंफुल मानी गई इस्लाम के तौर पे, वो कैसे सही हो सकती है और उसकी कैसे परमिशन हो सकती है। और इसीलिए जो इस्लाम में गलत है वो लॉ में भी गलत है। कांग्रेस पार्टी का मत साफ था। अब आज की राज्यसभा की हम बात करते हैं। देखिए, कानून में लेक्युना है, ये हर आदमी जानता है। अगर जिसने भी कानून पढ़ा है, वो 7 सेक्शन का कानून जो ये लाए हैं, जिसपे बड़ी डींगे मार रहे हैं और बड़ी खुद तारीफें कर रहे हैं और ढोल भी खुद ही बजा रहे नगाड़े अपनी तारीफ में। मैं ये कहना चाहता हूं, उस कानून में जो कमी है उसे दूर करने में भाजपा को क्या परेशानी है। हमने आज ये कहा कि भाई इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। और जहां तक लोकसभा की बात है ना, लोकसभा में भी लोगों ने इस बिल को अपोज किया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने। आप हमारी कांग्रेस की एमपी सुष्मिता देव की स्पीच सुने 20-22 मिनट की, उन्होंने सारी बिल की कमियां दिखाई। उसके अलावा पार्टीज ने कहा कि इसे स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिए। आज हमने ये कहा कि क्या सिर्फ सरकार ही अपना बताया हुआ बिल को सही, हम उसमें कमियां बता रहे हैं। सेक्शन 3 में आप कहते हैं कि तलाकुल जो एक बार में 3 तलाक दे देगा वो वॉइड है, वो तलाक ही नहीं हुई। और सेक्शन 4 में आप कहते हैं उसमें 3 साल की सजा हो जाएगी। जब हस्बैंड चला जाएगा जेल, जब हस्बैंड जेल चला जाएगा तो मेंटेनेंस और बच्चों की जो खर्चा है वो कौन देगा? सेक्शन 5 में आप सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया कैसे जाएगा। ना ही आप ये क्लैरिफाई करते कि और कानूनों में सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस की बात कही है वो इसमें इंक्लूडेड होगा, नहीं इंक्लूडेड होगा, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो मेंटेनेंस की बात कही है वो इसमें इंक्लूडेड होगा या काटा जाएगा। आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। आप तमाशा बनाना चाहते हैं और एक प्रोपोगेंडा करती है भाजपा। सही तरीका ये था जब सेक्शन 3 में आपने ये कह दिया कि नल होगी, ये डिवोर्स नहीं होगी, तो आप सेक्शन 4 में ये लिखते और यहां मैं मीडिएशन की प्रक्रिया। खान साहब जो हैं वो भी बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय रखते हैं तमाम केसेस में, और वो इस बात को कह रहे हैं, क्या ये वाजिब चिंताएं और परेशानियां हैं जिनकी सुनवाई नहीं की जा रही? क्या वाकई ये मजाक बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ा कानून है जिसे बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सदियों तक इंतजार हुआ है, और अगर उसमें इतनी और खामियां और परेशानियां रह जाएंगी, मुस्लिम महिलाओं जिनको तमाम हम अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से खुश नहीं रह पाएंगी इस कानून के अमल में आने के बाद भी, तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। तो आज हमें सुनवाई करनी चाहिए इन सारी चीजों की। जितना भी हमारे सुलेमान भाई ने बोला, समीर भाई आप मुझे बस 60 सेकंड दे दीजिए, बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा जी। वकील हैं, अगर समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। 1961 में जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया तो आदमी को सजा मिली 5 साल की। तब किसी ने नहीं पूछा अगर आदमी डाउरी के लिए जेल चला जाएगा तो बीवी और बच्चों को कौन पालेगा। 1983 में 498A आया, नॉन बेलेबल ऑफेंस, सजा 3 साल। तब किसी ने नहीं पूछा कि आदमी जेल चला जाएगा तो बीवी और बच्चे को कौन पालेगा। 494, अगर हिंदू आदमी एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो सजा 7 साल। तब किसी ने नहीं पूछा कि हिंदू आदमी जेल चला जाएगा तो औरत और बच्चों को कौन पालेगा। पहली बात। सुलेमान साहब इन सेक्शंस को फिर से पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज, 494 में साफ यह है कि अगर एक हिंदू आदमी दूसरी शादी करता है, जो एक सिविल नेचर का अपराध है, शादी सिविल नेचर का है, तलाक ये लोग कह रहे हैं सिविल नेचर का अपराध है, तो हिंदू आदमी को 7 साल की सजा होगी वॉइड मैरिज में, जो शादी कानूनी हुई नहीं, और वॉइड तलाक में मुसलमान आदमी को 3 साल की सजा नहीं होगी। ये भी जरा 494 पढ़ लीजिएगा। फिर चौथी चीज, तीसरी जो उन्होंने बोली मेंटेनेंस की, सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेंस की लड़ाई नहीं होती सुलेमान भाई, हम छोटे वकील हैं, हमारे स्तर पर मेंटेनेंस की लड़ाई होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। आप जो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस का तरीका इस बिल में नहीं बताया है, मान्यवर, मेंटेनेंस का तरीका 125 में भी नहीं बताया है।
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी नहीं बताया है। दैट हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट शैल डिसाइड कि मुझे इस आदमी की आमदनी को देखते हुए कितना मुआवजा देना है। जवाब दे देता हूं क्योंकि ज्यादा बड़ी बात कर रहे हैं, मैं जवाब दे देता हूं। बोला सुलेमान भाई, लेट मी कंप्लीट। और जो सुलेमान भाई आपने बोला कि वो इसमें इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, इसका मैं आपको धरातल का तरीका बता दूं। धरातल का तरीका कि एक औरत चाहे तो डीवी एक्ट में भी अप्लाई कर दे, चाहे 125 में भी कर दे। जब हमें 125 से एक मुआवजा मिल जाता है, हम दूसरे कोर्ट को अनाउंस कर देते हैं अंडर एफिडेविट कि हमें एक कोर्ट ने 2000 रुपए दे दिए, अब 3000 तुम और दे दो। तो धरातल का लॉ का तरीका समझ लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील को नहीं पता होता। ठीक है, नाइश के पास मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले मौलाना रशीदी मैं आपसे जानना चाहूंगा किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है, या ये मैं कहूं कि डर बार बार दिखाया जा रहा है और जताया जा रहा है कि इस कानून के अमल में आने के बाद मुस्लिम घर और ज्यादा टूटेंगे। 1 मिनट सुलेमान, मैं सबसे पहले एक जवाब ले लूं। मौलाना रशीदी आपकी बात को सुन रहे थे, सुनिए जी। एक सेकंड, 1 मिनट। मौलाना रशीदी, किस भाई आवाज ही बंद हो गई भाई। मौलाना रशीदी बताइए। हेलो, बोलो। देखिए मैं आपकी आवाज आ रही है यहाँ पर क्लियर भाई। देखिए अभी डॉक्टर रिजवान ने जिस तरह से तफसीर बयान की यहाँ पर बैठकर और एक अच्छा लॉयर अपने आप को साबित करने की कोशिश की, मैं ये कहना चाहता हूं अगर कानून में कहीं ना कहीं इस तरह की खामी है कि उसको बयान नहीं किया गया, तो इसमें अगर बयान हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? इसको ये लोग क्यों उस तरह से ले रहे हैं कि नहीं इसमें भी नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। अगर शाबानो केस में कांग्रेस से कोई गलती हुई है, नहीं, मेरा तो सवाल क्या ये था कि सायरा कानून को बानो आप केस इस तरह से क्यों ले रहे हैं कि इससे मुसलमानों के घर और ज्यादा टूटेंगे? आपको उस वक्त मुस्लिम घर टूटते हुए नजर नहीं आते जब एक शौहर अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोलकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वो बेसहारा हो जाती है, उस वक्त घर नहीं टूटता। अब ये कानून अमल में आ जाएगा तो घर टूटेंगे। यार समीर भाई एक बात सुनिए, जो गलती पिछले 70 साल से होती हुई आ रही है, क्या उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं आप? ये कौन सा तर्क है कि पहले भी ऐसा होता था अब भी ऐसा ही होगा? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बात तो ये है कि पहले ऐसा होता था, हम इससे अच्छा कानून लेकर आ रहे हैं, औरतों को ये मिल रहा है, इसके अंदर औरतों को ये सिक्योरिटी मिल रही है, औरतों को ये मेंटेनेंस मिल रहा है, उनके बच्चों की देखरेख ये हो रही है, उसको घर ये मिल रहा है, तो उनको तो अच्छा कानून बनाना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? दूसरी एक बात और बता दूं मैं आपको, देखिए 3 लाख डॉक्टरों ने हड़ताल की तो मेडिकल कमीशन बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। आज 22 करोड़ मुसलमान इस पर चिल्ला रहा है, सारा अपोजिशन पार्टी इस पर चिल्ला रही है, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, आप भेजने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपको इस पर राजनीति करनी है। आप कुछ महिलाओं को साथ लेकर, देखिए कितनी ओछी राजनीति है बीजेपी की, आज कुछ महिलाओं को लेकर ये पार्लियामेंट में पहुंच गए। ये कौन सा तरीका है इनकी राजनीति करने का? क्या आप मुसलमान बहनों को इस तरह बेइज्जत करते फिरेंगे भाई? हर जगह आप उनको लेकर चले जाएंगे, हर जगह उनको बेपर्दा करते फिरेंगे, हर जगह उनको मजाक उड़ाते फिरेंगे। ये कौन सी आपकी राजनीति है भाई? ये गंदी राजनीति क्या हो गई रशीदी साहब? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भला करना चाहते हैं, अगर संसद की कार्यवाही देखने के लिए कुछ मुस्लिम महिलाएं आई तो उसमें भी ऐतराज है क्या आपको? हाँ ऐतराज है। जरूरत क्या थी पार्लियामेंट में जाकर हंगामा कराने की? रशीदी साहब, और आपने देखा नहीं उसमें पर्दा नशीन महिलाएं भी थी, सियासत के लिए उसमें पर्दा नशीन मुस्लिम महिलाएं भी थी। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? हिंदू संसद की कार्यवाही देखने के लिए कुछ मुस्लिम महिलाएं आ गई, उसमें भी ऐतराज है आपको? कोई बात नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं आप तो। 20 लाख औरतें हिंदू अबेंडेड हैं, उनको कभी पार्लियामेंट में ले जाकर नहीं बिठाते, उनको उन पर कभी बात नहीं करते। अगर राकेश त्रिपाठी से कीजिए ना बात, आपको किसी ने रोका क्या? और कह देंगे आप मेरे साथ ही डिबेट में 20 लाख नॉन मुस्लिम महिलाओं की बात आप कितनी बार रख चुके हैं? मुसलमान का वोट आपको नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट आप देना नहीं चाहते, उनके साथ अगर ज्यादती हो रही तो वो भी आवाज उठनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको भाई। जब आपको कुछ नहीं चाहिए मुसलमान से, तो आप मुसलमान के लॉ के अंदर क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी परेशानी है आपकी? ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? ठीक है नाइश हसन, क्या इस बात में वाकई दम है कि अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में जो हमने सोचा वही लागू करना है, इस चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बहुत सारी खामियां भी हैं क्या इस बिल में जिनकी सुनवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली बात मैं शुरू करूंगी, आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, मैं उनको खिराज अकीदत पेश करूंगी क्योंकि हिंदुस्तान की औरतों की सबसे बड़ी नेता वही थी।
मैं ये कह रही हूँ कि ये पूरी लड़ाई मुसलमान औरतों ने लड़ी और हम पार्लियामेंट तक पहुंचे, इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। और देखिए, कानून का काम होता है इंसाफ करना। कानून कभी ना औरत की तरफ झुका हो ना मर्द की तरफ झुका हो, वो दोनों के लिए बराबर हो। कानून का काम किसी को सबक सिखाना नहीं होता। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस बिल को आज रोक के थोड़ा और इस पे चर्चा, बहुत सी महिलाएं, हम लोग, ये तमाम और महिलाएं हैं, इनकी राय मशवरा भी कर लिया जाए, तो इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, मेरी ये राय है। उसमें अगर बीजेपी इसका श्रेय ले जाना चाहती तो अच्छी तरह से ले जाए ना श्रेय, इसको और बेहतर बना लीजिए। श्रेय आपका ही होगा क्योंकि आप यहां तक ले आए हैं हमारी बात को। और बेहतर करने की गुंजाइश है। गुंजाइश है। दूसरी बात यह है कि अगर इस बिल को जितना हम लोग समझ पाए हैं, मैं मानवाधिकार की पैरोकार हूं, मैं किसी मर्द के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है जब 84 एक्ट बना था, फैमिली कोर्ट एक्ट, उसमें भी परिवार को बचाने की उसके मूल में परिभाषा में शामिल था। मेरी मंशा ये है कि अगर इसमें रिकंसिलिएशन को और मजबूत किया जाए, रिकंसिलिएशन के दरवाजे और मजबूत किए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसको आपने कॉग्निजेबल बनाया है। मुझे लगता है कि जब बायगेमी भी हमारे देश में है और उसको आपने नॉन कॉग्निजेबल बनाया है, तो क्या जरूरत थी इसको आपको कॉग्निजेबल बनाने की? इस सब सवालों को और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी काफी हद तक उसका गलत इस्तेमाल होने की संभावना है। मैं औरत हूं, पीड़ा ज्यादा औरतों को होगी, इसलिए औरतों का पक्ष सुना जाए। आदमी खाली ये कह के बात न टाले कि नहीं नहीं ये ऐसे होगा, अरे हम ही लोग पीड़ित पक्ष हैं। तो अगर इसमें रिकंसिलिएशन की गुंजाइश बढ़ाया जाए, और भी तरीके हैं 3 तलाक को रोकने के। मैं कह रही हूं मैरिज रजिस्ट्रेशन के साथ डिवोर्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करिए। डिवोर्स रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा तो भी 3 तलाक रुकेगा। हमारा ओवरऑल मकसद क्या है कि 3 तलाक इस देश से खत्म हो जाए। हमारा मकसद किसी को भी सबक सिखाना नहीं, ना कोई मर्द ना कोई औरत। तो क्यों ना उसको आप बेहतर करके लाएं। मैं न राजनीतिक पार्टी से हूं ना किसी मौलाना पार्टी से हूं, क्योंकि हम पीड़ित हैं, हमने मौलानाओं की भी पीड़ा सही है। इसलिए आप हमारे पक्ष को एकदम तीसरा पक्ष समझिए। हम औरतें वो कभी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने किसी भी कानून के लिए हम चाहते हैं पूरा मुस्लिम पारिवारिक कानून ठीक हो। हम खाली 3 तलाक का भी कानून नहीं चाहते। पूरा मुस्लिम पारिवारिक कानून जो है एक वाहियात कानून। राजकुमार भाटी साहब, आपको भी लगता है कि जल्दबाजी में लाया जा रहा है ये कानून? अभी और मंथन चिंतन जरूरी है, होना चाहिए? रिजवान साहब ने जो 498 और दहेज एक्ट और इन सब का जिक्र किया, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, वो वकील हैं, अच्छी तरह जानते होंगे कि 498 दहेज एक्ट और 304B का कितना दुरुपयोग होता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस पूरी तफ्तीश करे, तुरंत गिरफ्तारी ना करे, पहले जांच करे कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, तब गिरफ्तार करे। तो जो आज ये कानून लेके आया जा रहा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम, इसका भी अगर भविष्य में दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें अच्छे प्रावधान किए जाए, सलाह मशवरा किया जाए, विपक्ष की आवाज सुनी जाए, और अगर इस सेलेक्ट कमेटी को चला जाए और इसमें जो लूपहोल्स हैं इसके वो दूर किए जाएं, इसकी कमियां दूर की जाएं, तो बीजेपी को क्या आपत्ति है इसमें? बीजेपी इतनी उतावली क्यों है मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए? ठीक है, उनके अंदर मुस्लिम महिलाओं के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, तो अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में 2019 में 50-60 टिकट 70 टिकट उन्हें मुस्लिम महिलाओं को देने चाहिए लोकसभा के। ये ऐलान करें बीजेपी के लोग टीवी पे बैठ के और लोकसभा में। और जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट धूल फांक रही है, ये बीजेपी कमेटी की रिपोर्ट को निकाले, सुझाव दिए गए उन्हें लागू करे। अगर इन्हें मुसलमानों की इतनी चिंता है, बिल लाया जा रहा है, आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं की तमाम परेशानियों को हल करने के लिए तलाक की, केवल तो फिर इतना उतावलापन क्यों? मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सवाल उठा रहे हैं भाटी साहब। ये मुस्लिम मर्दों के साथ अन्याय करने के लिए कानून लाया जा रहा। ये कल को मुस्लिम मर्दों के उत्पीड़न का आधार बनेगा और इस कानून का दुरुपयोग होगा। ठीक है, ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आरोप है उसके साथ खड़े हो गए फिर आप तो। भाटी साहब, राकेश जवाब। हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अपनी बात कह रहे हैं। जो हमें लग रहा है इसमें दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, आप उसे दूर किया जाए उन संभावनाओं को। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आपकी चिंता दिख गई कि आपकी चिंता किसकी तरफ। जब तलाक कह करके मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हो रही थी, तब समाजवादी पार्टी ने कभी चिंता नहीं यार मान लो ना। और आज जो अभी पीड़ा हुई रही है उसकी चिंता ये व्यक्त करने लगे। इसमें बुराई क्या है? पीड़ित महिलाएं अपने न्याय के लिए गुहार कर रही थी, समाजवादी पार्टी का दिल नहीं पसीजा। आज समाजवादी पार्टी का दिल पसीज रहा है उन मौलानाओं के पक्ष में
जो जिनको लग रहा है कि आज उनके अधिकार बाधित हो रहे हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तलाक 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 कहने मौलानाओं के पक्ष में ना हो, इन महिलाओं के पक्ष में आ जाओ। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि इसके दुरुपयोग होने की संभावना। ये नाई शासन महिला बैठी है, इनके पक्ष में आ जाओ भाई। दूसरी बात, इसमें सारी तरह के जितना भी इकोनॉमिकल सपोर्ट है, मेंटेनेंस का मसला है, वो सारे प्रावधान दिए गए हैं। तीसरी बात, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि इसको हम जैसा चाह रहे हैं वैसे का वैसा ही लागू कर दिया जाए। राज्यसभा चर्चा के लिए है, लोकसभा चर्चा के लिए, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास कोई भेज रहे हैं जब तो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज इस मसले पर एक हैं कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें होनी चाहिए, तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही उनकी? अब तक किसी भी प्रावधान में क्या समस्या है और उस पर क्या सुझाव है, ये लेकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है। वास्तविकता में सब चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसको किसी तरह लोकसभा में कांग्रेस ने बताया था कि क्या प्रावधान इसमें होने चाहिए। इसमें कांग्रेस आप लोकसभा में कांग्रेस की एमपी का बयान पढ़ लीजिए, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, देख लीजिए उसको। क्यों झूठ बोल रहे हैं बैठकर आप कि उस वोट बैंक में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं? नहीं, आपने तो स्वागत किया था ना, आपने कहा था कि सुझाव को हम मानेंगे, हम स्वागत करेंगे, तो आने दीजिए ना सुझाव। हाँ, सुझाव आने दीजिए। बिल्कुल, हम आमंत्रित कर रहे हैं कि राज्यसभा में कोई सुझाव हो, वो सुझाव लेकर के। नहीं, आप अपनी बात कहने का मौका तो दे रहे हैं, लेकिन उन सुझावों पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे। स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग को बार बार ठुकराया जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं टालने की कोशिश है। सुलेमान, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, ब्रेक लेते हैं और वापस लौटते हैं और इस बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। क्या 3 तलाक बिल को लटकाना चाह रही है कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज? ये है हमारा आज का सवाल। तो क्या 3 तलाक बिल को लटकाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले राकेश त्रिपाठी ने जिस बात का जिक्र किया, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्या आपको नहीं लगता, और अगर आप वाकई संशोधन चाहते थे तो 24 आवर्स पहले नोटिस आपको देना चाहिए था? और बीजेपी बार बार ये कह रही है हम राज्यसभा में मौका दे तो रहे हैं अपनी बात रखने का, वो आप दे नहीं रहे। आप सेलेक्ट कमेटी के पास इसलिए भेजना चाहते हैं क्योंकि दरअसल आपकी मंशा लिंगर ऑन करने की है, आप इस बिल को लटकाना चाहते हैं। देखिए समीर भाई, लोकसभा में हमारी एमपी सुष्मिता देव ने 20-25 मिनट तकरीर करी थी और उस तकरीर में सारे सुझाव रखे थे और कांग्रेस के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने सुझाव रखे थे। सबके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और कोई सुझाव नहीं माना गया। वही हम राज्यसभा में रख रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अच्छा मैं ये कहता हूं इतना हैपेजर्डली क्यों कानून पास होना चाहिए, इतनी जल्दी क्या है? अगर सेलेक्ट कमेटी में चला जाएगा, सबके सुझाव आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। ये हम सिर्फ कहना चाहते हैं, बिल बनाइए, कानून बनाइए, इसको खत्म करना है, लेकिन उसमें सबके सुझाव ले लिए। जहां तक वो वकील साहब थे जो कह रहे थे मैं ट्रायल कोर्ट की वकालत करता हूं, मुझसे ज्यादा कोई कानून नहीं जानता है, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो वो ये बताएं कि वो क्या चाहते हैं। वो पूरी तरह सेटिस्फाइड है इस बिल से? वो समझते हैं 100% फुल प्रूफ बिल है। अगर वो फुल प्रूफ सेटिस्फाइड है इस बिल से तो बहुत अच्छी बात है भाई, वो उनका एनालिसिस हो सकता है। जहां तक 498 आईपीसी की बात है, वो उसको मैं बता दूं भैया, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस इसलिए आप किसी औरत को घर में मारे और मार के उसको बुरा हाल उसका कर दें तो वो क्राइम नहीं होगा भैया। या निकाहनामे में लिख के आया था कि मैं पिटने के लिए आई थी, या डॉरी में हुआ था कि भाई मैं जो हूं खूब डॉरी दूंगी, तो ये आप रिलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो हार्डकोर क्राइम है किसी को मारना। हाँ जी, वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, किसी को मारना एक अलग बात है। और जहां तक मेंटेनेंस की आप बात करी थी, अरे अब आप जरा सुन लिए, आपको हमने टोका नहीं था, जरा चुप रहिए। अगर आपको इतना मालूम है तो थोड़ा सब्र रखिए, अब जरा चुप हो जाइए। आप तो बड़े आउटस्टैंडिंग लॉयर है ना, अब सुनिए अगर पर्सनल बात करना चाहते हैं तो। जहां तक मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, वो सबको मालूम है और इसमें कोई पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं थी ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट की। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि सबको मालूम है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में आपको मेंटेनेंस मिल गई तो 125 सीआरपीसी में बता दिया जाता है, या 125 में मिल गई तो उसमें बता दिया जाता है। मेरा ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि सब्सिस्टेंस अलाउंस को आप डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसे आप डिफाइन करिए, एलैबोरेट करिए, उसको क्लैरिफाई करिए, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज डालिए, कंसिलिएशन क्लॉज। आप शादी को खत्म नहीं करना चाहते ना, आप शादी को चाहते हैं वो कंटिन्यू रहे क्योंकि वो नल एंड वॉइड है, तो आप उस शादी को कंटिन्यू करिए। पहले आप जेल भेजे दे रहे हैं, फिर क्या वो जेल से जब आएगा बेल करवा के तो क्या कंटिन्यू होगी? फिर तो मीडिएशन भी नहीं हो पाएगी।
तो नीयत भाजपा की खराब है। ये डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं और इस पे एक प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ऐसा कानून नहीं लाते। रिजवान अहमद साहब, ये शब्द बार बार जाहिर किया जा रहा है क्योंकि इससे स्टैंडिंग कमेटी में टूटेंगी और वहां डिस्कशन। अगर बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ केस रजिस्टर करा दिया, एफआईआर हो गई और हस्बैंड जेल चला गया, तो फिर वापस आकर वो फैमिली कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगी, वो रिश्ता कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगा, वो रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए मुस्लिम फैमिलीज टूटेंगी ज्यादा क्योंकि समझौते के आसार कम नजर आ रहे हैं। 498A में जब जेल जाते हैं तो कितनी शादियां बच जाती हैं छोटी छोटी। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं इसका। जी, सवाल तो बहुत। वकील साहब ये भी बता दें 498A आईपीसी में जब जेल जाते हैं तो कितनी शादियां बचती हैं? कोई शादी नहीं बचती है उसमें भी। जी, यही तो मैं कह रहा हूं, सबको खत्म कर देना चाहिए सुलेमान भाई। इसी तरह तो डाउरी एक्ट में जेल जाते हैं, तो आप एक बिल लाइए, प्राइवेट पर्सन बिल, जिसमें डाउरी एक्ट और 498 भी खत्म कर दीजिए ना, वो शादी तोड़वाता है। पहली चीज। दूसरी चीज समीर भाई, मैं आपको बता दूं, अपने जो हमारी सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं जी, उनको भी इसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। पहले आप ये बताइए, आप इस बिल के साथ हैं या नहीं है? आप इस बिल के साथ हैं पूरी तरह से? इसमें कोई कमी नहीं है? टेक्निकल थिंग, मुसलमानों में 9 तरह से शादी खत्म करी जा सकती है। एक औरत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाती है और वो कहती है कि इस 9 तरीके में से एक तरीका गलत है। वो बाकी 8 तरीकों को चैलेंज नहीं करती है। समझिए ये लॉ आया कैसे। वो चैलेंज ही नहीं करती है, वो ये नहीं कहती कि आप तलाक का तरीका बदलिए। नो, शरिया हैज नॉट बीन चैलेंज और तलाक हैज नॉट बीन चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ भाई 9 तरीकों में से एक तरीका गलत है, हम उसको निकाल देते हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है, सिंपल। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है ना कि समझौते की गुंजाइश इसमें कम है। रिजवान साहब, असल बात यह है कि समझौते की गुंजाइश कम है। आप हस्बैंड को उठाकर फौरन जेल में डाल दे रहे हैं, फैमिलीज टूट जा रही हैं। मैं समीर जी इसके आसार दिखाए जा रहे हैं। जी, नाइस ऐड करना चाह रही हूँ। मुझे 16-17 साल हो गया ग्राउंड पे गरीब। और जो भाटी जी ने बोला कि 498A का मिसयूज किया गया है, वो बिल्कुल सही बोला, इसका भी मिसयूज करा जाएगा। लेकिन अगर वो 2 दिन भी जेल चले गए हैं, वो परिवार कभी नहीं कंटिन्यू हुआ, नहीं कंटिन्यू हुआ। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है सिर्फ 3 तलाक को खत्म करना। यही भाटी जी ने कहा, यही भाटी जी ने कहा है अभी समाजवादी से। हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा और ये कह देना कि वो औरत पिटीशन लेके गई थी, लेकिन अब अंततः बात कानून बनाने की हो रही है। वो पिटीशन का मामला 22 अगस्त तक उस कोर्ट ने सुन लिया और देश की तमाम औरतें हैं जिन्होंने सवाल उठाया है। इसलिए इन सब का मकसद ये नहीं है कि आदमी को यूं मैंने जेल भेजा और मैं बैठ गई रानी बन के। 498A अगर हमारे सामने बुरी नजीर है तो हमें अगला देश में कदम कोई बुरी नजीर का नहीं उठाना चाहिए। हमें बेहतर बनने की जरूरत है, इसलिए वक्त दीजिए। अगर बीजेपी क्रेडिट ले जाती है बिल्कुल ले जाए, लेकिन वक्त दीजिए, बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या आपके हिसाब से ये जो 3 साल की सजा का प्रावधान है, ये क्या नहीं होना चाहिए? और क्या इसके बिना हम रोक लगा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के बाद भी 70 लगभग मामले सामने आ चुके थे लोकसभा में बिल आते आते। ठीक है, आ गए हैं। और 22 अगस्त को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उससे 20 साल पहले से हाई कोर्ट ने कहा है। आप तमाम जजमेंट उठा के देख लीजिए, शमीम आरा बार बार कोर्ट किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था, उसके बावजूद भी आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आने का सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो एक जन को ये बात पता चल गई है और बाकी वो सेम जजमेंट बस वो काफी था आपके हिसाब से? बस वो काफी था। लेकिन फैमिली लॉ मुस्लिम का बहुत खराब कंडीशन में है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। 1937 एक्ट में जो गलती हुई है, जिसके लिए असद मदनी और शफीकुल्लाह और कई लोगों ने ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने नहीं किया था, तो हम लोग कोई ऐसा काम ना करें कि आगे आने वाली जनरेशन फिर ये कहे कि इन्होंने हमारे साथ ठीक है। लेकिन क्या मौलाना रशीदी की आप इस बात से सहमत नजर आ रही हैं, अग्री नजर आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, बस वो काफी था? क्योंकि ट्रिपल तलाक तो नल एंड वॉइड हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब अगर आप जब एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, हस्बैंड को जेल भेज रहे हैं, तो इससे फैमिलीज टूटेंगी। इस बात से आप इत्तेफाक रख रही हैं? यानी देखिए, मैं किसी मौलाना की आर्ग्यूमेंट के साथ इसलिए नहीं हूं कि इन्होंने लगातार 3-4 साल तक टीवी बैठ नहीं, वो ठीक है, वो ठीक बात है। हाँ, उसके लिए हमने उनकी आलोचना भी की, क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन क्या उनकी इस बात से सहमत हैं आप?
मैं इस बात से सहमत हूं कि तुरंत आदमी को पुलिस पकड़े और जेल में डाल दे, ये ठीक नहीं। हमें रिकंसिलिएशन, मीडिएशन को मजबूत करना चाहिए। अगर हो सके तो डीवी एक्ट में अगर इनको इंक्लूड करें तो भी 3 तलाक रुकेगा। कई रास्ते हैं। आप मैंने जैसे पहले कहा कि तलाक को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दीजिए, मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करिए, डीवी एक्ट में ऐड कीजिए, तरीके और भी हैं। आदमी को जेल में डालना खाली और ये तरीका नहीं है। मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं पीड़ित समाज के साथ खड़ी हूं, इसलिए मैं अनुभवों से कह रही हूं ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस पे वक्त देना सबसे जरूरी बात है। हो सकता है हम लोग कहीं गलत साबित हो जाएं, पर वक्त तो दीजिए। औरतों की, कुछ लाइक माइंडेड लोगों की, कुछ प्रोफेसर्स की बात तो सुनी जाए। ये क्यों राकेश इसका मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, देखिए आप विमेन राइट एक्टिविस्ट भी यही बात कह रही हैं कि आप समझौते का मौका नहीं दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं फैमिलीज टूटेंगी, जिसको रोकना चाहिए और इसके बारे में प्रावधान किए जाने चाहिए। देखिए, तलाक के बिद्दत में ही केवल ये व्यवस्था है जिसमें समझौता करने की या बातचीत करने की गुंजाइश नहीं होती है। बाकी तलाक के जो और तरीके हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे बाकी मुस्लिम इस्लाम कि उसमें तमाम समझौते की बातचीत की गुंजाइश होती है। लेकिन आप महत्वपूर्ण मसला है जो इसको बार बार कह रहे हैं कि परिवार तोड़ दिया गया था, तब उसको जोड़ने के लिए पार्टी कोर्ट कह रहा है नल एंड वाइड, आप कह रहे हैं गुंजाइश नहीं है। इतना अहमकाना जवाब है आप गलत मत बताइए, गलत मत बताइए, यही तो बात कह रहे हैं। अहमकाना जवाब है आप, और आप कह रहे हैं नहीं दिखाएंगे तो ये तलाक कहने वाले लोग मानने वाले नहीं है। ठीक है, नहीं जेल का भय दिखाया जाना जरूरी है। ठीक है, मौलाना रशीदी इस पर आपका जवाब देखिए। कितना राकेश त्रिपाठी साफ कह रहे हैं, जब तक हम जेल का डर नहीं दिखाएंगे तब तक ये गलत प्रथा नहीं रुकेगी। और पुराने जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या मानते हैं आप ये बात? और उसके जो माहौल बना है उसके बहुत हद तक जिम्मेदार आप जैसे मौलाना भी हैं। मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उसको जस्टिफाई करते रहे तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह दिया। ये तो किया इन लोगों ने। मैं 2 बातें आपसे कहूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड कह दिया तो राकेश त्रिपाठी ये कैसे कह सकते हैं कि मीडिएशन की गुंजाइश नहीं रही और रिश्ता टूट गया? ये कैसे कह सकते हैं आप? कोर्ट ने तो इसको नल एंड वाइड कह दिया, आप कह रहे हैं नहीं रिश्ता टूट गया। जब हम कहते हैं रिश्ता टूट गया, आप कहते हैं नहीं रिश्ता टूटा। यही डॉक्टर रिजवान, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में हमने कहा था कि इस पर कानून आना चाहिए, तलाकें हो रही थी, सुनिए तलाकें हो रही थी, हमने कहा कानून बनना चाहिए, तो यही डॉक्टर रिजवान बैठकर कह रहे थे नाई शसन के साथ में कि हम नहीं चाहते कि हस्बैंड को जेल भेजा जाए, हम नहीं चाहते, ना कानून चाहता। आज यही डॉक्टर रिजवान उस जेल भेजने के पक्ष में बैठे हुए हैं। दूसरी बात है, समीर भाई, जितने भी ऐसे कानून हैं, मकोका है, पोटा है, उसमें सारे मुसलमान पीड़ित हैं। आज भी पोटा खत्म होने के बाद हजारों मुसलमान बच्चे पोटा के तहत जेल में बंद हैं। यही इस कानून के ऊपर होगा कि इस कानून से मुसलमान मर्दों को सजा दी जाएगी, औरतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन मर्दों को सजा जरूर दी जाएगी। ये डराने का धंधा, अरे डराने का धंधा क्या मतलब है? क्यों डराने का धंधे क्या मतलब है? कौन सा लॉजिक आज भी मकोका और कोटा में कितने मुसलमान बंद हैं? आप देखिए जो सच्चाई है, हजारों हजार बच्चे जेल में बंद है, कोटा खत्म हो गया, नौजवानों को, मर्दों को बंद है, मुसलमान बच्चे जेल भेजा जा सके। भाटी साहब, असल में तो मंशा यही है ना कि ट्रिपल तलाक जैसी बुराई जो है वो उसको जड़ से खत्म किया जा सके। 3 साल की जेल का प्रावधान भी इसीलिए किया जा रहा है ना, ताकि कोई मर्द अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देने से डरे, उसके मन में खौफ हो, लेकिन मर्द के ऊपर भी जुल्म ताकि वो ऐसा काम करे ही ना। आपकी अकल को मुझे दाद देनी चाहिए। कोर्ट नल एंड वाइड कह रहा है, आप कह रहे हैं नहीं खत्म हो गया रिश्ता बचा ही नहीं। रशीदी साहब, नहीं, ये बदलाव जो आप में आया है ना, आपके नजरिए में ये जो बदलाव आया है, इसका हम सब वेलकम कर रहे हैं। इसका हम सब वेलकम कर रहे हैं कि आपको मुस्लिम औरतों का भी ख्याल है, महिलाओं का भी ख्याल है, मर्दों के साथ साथ। अच्छी बात है ये। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरा कोई एक बयान ऐसा दिखाइए कि मैं ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा हूँ। एक बयान दिखाइए मुझे आप। मैं ट्रिपल तलाक के साथ कभी नहीं रहा। आप मुझे मौलाना रशीदी साहब, एक नहीं मैं 100 बयान आपके दिखा दूंगा जिसमें आपने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दे दिया गया तो माना जाएगा, हो गया। कहा है मेरे
साथ ये कहा है आपने? आपको ये कहा है आपने? मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप एक बयान दिखाइए मेरा। अभी आपके पास बहुत रिकॉर्डिंग, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। अरे रशीदी साहब, रशीदी साहब, डंके की चोट पर आप ही नहीं, तमाम मुफ्ती, तमाम उलेमाओं, तमाम मौलानाओं ने ये बात कही टीवी डिबेट्स में कि ट्रिपल तलाक गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हमेशा मैंने गुनाह है उसको, लेकिन अगर दे दिया तो हो जाएगा। यानी जिसको दे दिया गया उसको तो झेलना पड़ेगा ही। जिसने कहा था कि औरतें कम अकल होती है, ये उसके पक्षधर थे। हाँ। अरे तो भाटी साहब से सवाल था, भाटी साहब शायद सुन नहीं पाए। मुझे क्यों कह रहे हैं उस बात को? नहीं तो आप उनके साथ ही तो खड़े हैं। अरे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही तो थे आप रशीदी साहब, क्या अलग हो गए अब? लेकिन मैं राकेश त्रिपाठी ने भी कहा कि शौहर को जेल का डर दिखाया जाएगा तभी 3 तलाक रुकेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गैर मुस्लिम मर्दों ने, बहुतों ने अपनी बीवियां छोड़ रखी हैं और बिना तलाक दिए छोड़ रखी हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया के छोड़ रखी हैं, और वो दर दर भटक रही हैं न्याय पाने के लिए। क्या उन्हें भी डर दिखाने के लिए कुछ करेगी इनकी सरकार? जिन्होंने अपनी पत्नियां छोड़ रखी हैं, जो गैर मुस्लिम मर्द हैं, उन्हें भी न्याय दिलाने के लिए कोई कदम उठाएगी? क्या बताएं आप लोग? आप ऐसे ही राजनीति करते हैं? क्या बताएं? कुछ कानून पढ़ लिया, जाओ पढ़ो, टीवी एक्ट 2005 पढ़ो भाई पहले। आप हद है भाई। तो सजा क्यों नहीं मिलती उनको भाई? नहीं भाटी साहब, सरकार ये तर्क दे रही है ना कि ये डेटरेंट होगा, डेटरेंट की तरह यूज किया जाएगा, लोग डरेंगे, इसलिए सजा का प्रावधान किया गया है। और पुराने एग्जाम्पल्स हमें ये चीख कर बता भी तो रहे हैं ना कि लोग मानने को तैयार नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन ट्रिपल तलाक लगातार जारी था। आप देखिए समीर भाई, मैं एक बात कहूं केवल जी। अरे समीर भाई, क्या कानून आने के बाद आप गारंटी ले सकते हैं कि 100% बंद हो जाएगा? आज कई लोगों के आप गारंटी ले सकते हैं 100% बंद हो जाएगा? इंतजार करिए, कानून पूरा आएगा, इसकी घटनाओं में बहुत कमी आ जाएगी। बंद नहीं होता, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, कानून के बाद हो रहे हैं। किसी भी कानून से 100% बंद नहीं हो सकता कोई चीज। रिजवान साहब, देखिए समीर भाई, नाइस ने तो सवाल नहीं किया, वो तो वाजिब मानते हैं आप ना। अगर उनकी सुनवाई हो जाती है, उस हिसाब से हम प्रावधान कर देते हैं, तो दिक्कत क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। गवर्नमेंट एक पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकती कि इसके बाद जब भी कानून बने एक सोशल एक्टिविस्ट की पहले टीम बिठाओ, क्यों नहीं फिर उसमें चर्चा करो। संसद में तो सारी पार्टियों की सुननी पड़ेगी ना, तानाशाही थोड़ी चल रही है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है ना। सुनेंगे और सुनना पड़ेगा सरकार को, सदन के अंदर भी बाहर भी। ये रिजवान भाजपा के हिमायती है क्या? ये रिजवान साहब के भाजपा की हिमायती है? क्यों नहीं सुनेगी सरकार? सुनना पड़ेगी। बीजेपी के प्रवक्ता है रिजवान, ये बीजेपी के प्रवक्ता है रिजवान, बीजेपी की तरफ से बोल रहा है। ये रिजवान बीजेपी का प्रवक्ता है भाई, दलाली कर रहे हो बैठकर। अरे भाई, अगर उसमें कमी है कानून में, उसे भेजो, 2 महीने में आ जाएगा स्टैंडिंग कमेटी से। गवर्नमेंट कह रही है फाइनेंस बजट में पास कर लेना भाई, कमी क्यों नहीं दूर करने देते? ये रिजवान चाहता है कि खराब कानून बने। आए थे कि ट्रिपल तलाक खत्म करो, हमने उसे खत्म कर दिया। अरे भैया रिजवान, तुम तो भाजपा के प्रवक्ता हो, कुछ नहीं देगी, क्योंकि तुम इस कानून को अगर एंडोर्स कर रहे हो तो तुम गलत हो बिल्कुल। क्यों कर रहे हो बैठकर? नहीं, आप मेरा ये कहना है समीर साहब, रिजवान साहब इस कानून को सपोर्ट कर रहे हो, ये भाजपा के प्रवक्ता है क्या? हम ये कह रहे हैं कि सबकी राय ले लो, राय शुमारी कर लो और फिर कानून बना लो। राय शुमारी करके कानून बनाने में क्या परेशानी है? ये सदन में क्यों भेजा गया है? आप लोग बंद करवा दो, हर चीज का दुरुपयोग हो रहा है। राय शुमारी करो, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछो, स्टैंडिंग कमेटी में बिठाओ और उसके बाद फाइनल करो। पूरे हिंदुस्तान से पूछते, लोकपाल से पहले पूरे हिंदुस्तान से पूछते। अरे भैया आप चुप रहिए, आपने आज तक क्लियर नहीं किया। संकट देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा तो क्या परेशानी है भाजपा को या रिजवान साहब को? अधिकार के पक्ष में आज ये डिबेट हो रही है, उन पुरुषों के पक्ष में जो तलाक कहने का अपराध करेंगे, उनके पक्ष में खड़े। नहीं, यही तो दिक्कत है ना राकेश, ये समझने वाली बात है। नाइस की बात को अगर आप समझेंगे तो बात वो अभी भी मुस्लिम महिलाओं के हक की ही कर रही है। कहीं उनके साथ नाइंसाफी ना हो जाए, कहीं उनका घर जो टूटने से बच जाता वो टूट ना जाए, वो इसकी बात कर रही है। समझने की बात है, समझने का फेर है। मैं ये भी कह रही हूं, के बारे में भी तो बात करिए आपकी भाजपा के लोग। नहीं होता, न्यूट्रल होगा ना कानून। कोई भी मर्द को बुरा सलूक हो या औरत को, ये हम नहीं चाहते। और दूसरी बात, वो जमाना अब नहीं है। आज आप ओपन ऑनलाइन भी बहुत सी चीजें डाल सकते हैं सजेशन के लिए, और सजेशन आने में बुराई क्या है? लेकिन एक सवाल ये है कि जो मर्द अपनी वाइफ को
ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक 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 कहकर छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, उसे घर से बाहर निकालकर बाहर सड़क पर खड़ा करने के लिए तैयार था, उसके साथ क्या वाकई वो औरत परिवार चलाना चाहेगी? उसके साथ गुजर बसर हो सकता है? ये हालत ही ये तो तभी ये नौबत आएगी ना जब वो मर्द इस हद तक गिर चुका रहेगा। नहीं, आप देखिए समीर जी, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं ऐसे केस भी देखे हैं कि औरतों ने सिर्फ अपना परिवार और बच्चे बचाने के लिए हलाला खुद भी कर लिया है कि मेरा घर बचा रह जाए। जमीन में कुछ चीजें और हैं, तो जो औरत इतनी अजियत की सूली पे चढ़ाई जा रही है पर वो उसको एक्सेप्ट कर रही है कि मेरा घर बचा रहे, तो ये गुंजाइश हमें हर हाल में छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। अगर कल को कांग्रेस भी हर चीज का खाली विरोध करने के लिए विरोध करेगी तो हम लोग कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। हमारी मंशा को समझिए, हम उस समाज के साथ हैं, हम पीड़ित औरतों के साथ हैं, और अन्य औरतों को एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार हलाला करते मैंने देखा है। मेरे पास केस स्टडीज है, मेरे पास औरतें हैं वो। तो जब औरत बेचारी वो कुछ सहने तक को तैयार है परिवार बचाने के लिए, तो गुंजाइश को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिकंसिलिएशन और को मजबूत करिए। 3 तलाक रुकेगा। देखिए सती भी एक दिन आज कानून आया कल रुक गया, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी कानून को जमीन पे लाते वक्त लगता है। सती की घटना रूप कुंवर हमारे सामने हुई है, जबकि सती का कानून कब बन गया था। तो वो होता है असर धीरे धीरे। अगर 3 तलाक हो भी बाद में तो भी आप मानिए ये एक टाइम पीरियड है, इसके बाद ये खत्म होगा ही होगा। भाटी साहब, लगता है आपको परिवार बचाने की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही इस बिल में? नहीं, बिल्कुल इसमें अभी कई कमियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। इसका दुरुपयोग भी रुके, दुरुपयोग ना हो इस कानून का, और परिवार को बचाने की इसमें व्यवस्था की जाए। जब आप 3 तलाक को असंवैधानिक करार दे रहे हैं, गैर कानूनी करार दे रहे हैं, अधार्मिक करार दे रहे हैं, तो कोशिश ये की जानी चाहिए 3 तलाक कहने वाले मर्द और औरत के संबंध खराब ना हो, वो संबंध बने रहे, वो परिवार चलता रहे, वो पति पत्नी के तौर पर जीते रहें। और जब आप एकदम एक पति को जेल भेज देंगे तो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी उनकी एक होने की। तो ये इस तरह के प्रावधान कानून में होने चाहिए। नहीं भाटी साहब, लेकिन जेल उस मर्द को भेजा जा रहा है जो 3 तलाक कहकर अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाह रहा था। 3 तलाक तो कहीं कानूनी प्रावधान है नहीं। 3 तलाक कहने पे तो तलाक यानी होगा नहीं। वो इस परिवार को कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होती है समीर जी, वो कानून होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया उसने कानून का दर्जा उसे प्राप्त हो गया। तो कोई भी मर्द अगर 3 तलाक इंस्टेंट 3 तलाक देता है तो तलाक नहीं होगा। जब तलाक वो नहीं होगा तो इतना सख्त कानून बनाने की जरूरत क्या है? और ये सिविल का मैटर है, इसको क्रिमिनल में लाने की जरूरत क्या थी? इसमें क्रिमिनल कानून बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 494 इसको सिविल में लेकर आते हैं। वो शादी नहीं होती लेकिन हस्बैंड को 7 साल की सजा होती है। यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल है ना वो। ठीक है बीजेपी के सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्या आप भी खिलाफ हैं क्रिमिनलाइजेशन के? छोड़ दिया मैं ठीक है। मैं सुलेमान साहब, अभी भाटी साहब ये कह रहे थे कि वो इन्होंने सेक्शन 3 में इसी कानून में लिख दिया कि नल है, ये नल है और इलीगल है। तो जब तलाक हुई नहीं तो उसके बाद आप उसे क्यों क्रिमिनलाइज कर रहे हैं? इशू ये है सर, बात ये है 18 तारीख को कानून बन के तैयार हुआ, 18 दिसंबर की डेट है। यानी सुलेमान साहब, आप नहीं चाहते कि कानून बने फिर तो सर्कुलेट हुआ और 3 जनवरी सुलेमान साहब यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो काफी था। ये बात नहीं, ये मान लीजिए ना, स्टैंड तो लीजिए। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। 15 दिन के अंदर 20 तारीख को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक कानून सर्कुलेट हुआ है और 3 जनवरी को 15 दिन के अंदर आप इतना अहम कानून बनाना चाहते हैं? भेजिए स्टैंडिंग कमेटी को, राय शुमारी करिए, मशवरा लीजिए, क्या है बड़ा दबड़ी है, जो कमी है पूरी करिए। कांग्रेस पार्टी साथ में है उसके, अच्छा कानून बनाइए। तमाशा क्यों बना रहे हैं? और राकेश भाजपा के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे थे 20 लाख हिंदू महिलाओं को बिना तलाक दिए सड़कों पर छोड़ दिया है, उनकी आवाज क्यों नहीं उठाती भाजपा? और मोदी जी जो इतने अलमबरदार बनते हैं मुसलमानों की औरतों की आवाज उठाने के लिए, एक्ट में उसका समाधान है भाई, जाके पढ़ लीजिए। बनाते हैं डीवी एक्ट में उसका राकेश जी, लेकिन ये पॉलिटिकल सवाल, देखिए एक मिनट, राकेश जी को इसका जवाब देने दीजिए। ये पॉलिटिकल सवाल है, बहुत ज्यादा कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन पॉलिटिकली इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि बार बार ये बात उठाई जाती है कि आपको 2 लाख मुस्लिम महिलाओं की तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अचानक से, लेकिन 20 लाख जो एबेरेंट महिलाएं हैं नॉन मुस्लिम, उनकी आपको कोई चिंता नहीं।
तुलना ये करके पॉलिटिकल सवाल है ये। इतना तो बोलना पड़ेगा ना डॉक्टर रिजवान को। करता है जो कानून के पास मदद मांगने जाता है। हाँ, इसमें प्रोविजंस पहले से ही है, नॉन मुस्लिम्स के लिए प्रोविजंस पहले से ही है, कानून पहले से ही है। जो जाना चाहे कानून की शरण में, वो कानून की शरण में जा सकता है। हम एक विकल्प दे रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए जिनके पास अब तक विकल्प नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हम ये विकल्प लेकर के आ रहे हैं। और समीर भाई, आपको ध्यान में होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद तमाम सारे विपक्षियों ने ये बातें उठाई थी कि भाजपा इस पर कोई कानून लेकर नहीं आएगी, लेकिन हम हमेशा कह रहे थे कि नहीं, सरकार कानून लेकर के आएगी, सरकार कानून लेकर आ रही है। और सुलेमान मोहम्मद खान साहब अभी तक कंफ्यूज है कि अगर वो वैध हुआ ही नहीं तो उस पर सजा हो या ना हो। अरे भाई, आप समझ लीजिए, आईपीसी की 504 और 506 धाराएं पढ़ी है ना आपने? अरे भाई, मुंह से कंफ्यूज नहीं है भैया, तुम समझो इसे, मुझे मालूम है कंफ्यूज नहीं हम। लेकिन सेक्शन 3 में डिवोर्स नहीं होती है, आपके कानून में सेक्शन 3 में डिवोर्स नहीं है। लेकिन राकेश, बिना कांग्रेस को और तमाम अपोजिशन पार्टीज को मनाए बिना आप पास कैसे कराएंगे ये बिल राज्यसभा में? 35 एमपी की जरूरत और पड़ रही है आपको। कांग्रेस एक मैसेज क्रिएट करना चाहती है कि हम कहीं ना कहीं कानून के हिसाब से भी और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी तलाक का विरोध कर रहे हैं। ये अपना वोट बैंक सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक असफल प्रयास है कांग्रेस का। कांग्रेस आखिर असफल प्रयास में सफल नहीं हो पाएगी। हमारी कोई ऐसी नियत नहीं है, लेकिन तमाशा मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी, आप जैसे मौलाना जो है वो वोट बैंक है क्या कांग्रेस पार्टी का? की ईंट से ईंट बजा देंगे। राकेश जी कह रहे हैं कि इसी वोट बैंक की वजह से दिक्कतें पैदा की जा रही है राज्यसभा में। मौलाना साहब, मौलाना साहब चाहिए ना कुछ दलालों की तरह नोट चाहिए। अरे मौलाना साहब, इस वोट बैंक की पैरों के ये गिनते हैं, ये गिनवाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को गवर्नमेंट ये बताए कि हम मेडिएशन कैसे करें। हड़बड़ी क्यों है? ये पैनल में बैठे हुए 4 लोग, पैनल में बैठे हुए 4 लोग कह रहे हैं भाई स्टैंडिंग कमेटी में बैठ लीजिए, राय मशवरा ले लीजिए। आपको दिक्कत क्या है? ये शरिया का हिस्सा नहीं है 3 तलाक। नहीं, लेकिन इसके इसके अलावा भी मीडिएशन होता है, खाली शरिया का हिस्सा नहीं। लेकिन उसके लिए राज्यसभा में बहुमत चाहिए आपको राकेश जी। वो कैसे लाएंगे जब सारी ऑपोजिशन पार्टीज इस बात की मुखालफत कर रही हैं? वो कह रही है स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजो। कांग्रेस हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। जितना पैसा मकसद कांग्रेस को एक्सपोज करना है या इस बिल को पास कराना है? मुझे सीधा जवाब दीजिए। केवल मैसेज देना चाहती है कि हाथों नाक चाहते हैं कि आपके पक्ष की बात करें। ये बीजेपी जबरदस्ती कर ले रही है। कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है और वो मैसेज देने में कांग्रेस जा सकती बिना। सुलेमान मोहम्मद खान साहब अपोज करेंगे क्या? कल पेश होगा फिर ये बिल, आप अपोज करेंगे? सर ये भाजपा एक्सपोज हो रही है, इनकी नीयत बहुत खराब है, खराब नीयत से इन्होंने ये बिल लाए हैं। अगर इनकी नीयत साफ होती तो अच्छा बिल लाते। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में बार बार ये कह रही है और लोकसभा में भी सुष्मिता देव जी ने पूरा एक्सप्लेन किया, कांग्रेस के एमपी ने, इस बिल में जो कमी है उसको दूर करिए, स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए। जब वो बिल में खामियां दूर हो जाए, सपोर्ट में वोटिंग की ना आपने। हड़बड़ी क्या है? 15 दिन के अंदर बिल बनाए देना चाहते हैं इतने बड़े मामले का। नहीं, ये करेंगे, वहां भी करेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ। मतलब मौजूदा करने के बाद और कांग्रेस मौजूदा रूप में आपको ये स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है ना, इसका विरोध करने जा रहे हैं आप फिर? ये सही करके खुद बना रहे हैं। अरे ये बात तो कहिए ना फिर, कम से कम विरोध है तो है, खत्म हो गई बात। पोजीशन में तो ये खुद खड़ा करना चाह रहे हैं ना कांग्रेस को जानबूझकर। जब पार्लियामेंट में साथ दे दिया कांग्रेस ने, इनको खुश होना चाहिए था। बिल में जो तमाशा बनाया गया, इस शेप में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है और विरोध किया है। आप उसकी भाई भाजपा ये जवाब दे, उसकी कमियां क्यों नहीं दूर करना चाह रहे हैं? वो ऐसा एम्पावर करना चाहते हैं, तमाशा बनाना चाहते हैं? इनकी नीयत खराब है। अरे भाई, कमियों पर सुझाव लेकर आइए ना, हम तो स्वागत कर रहे हैं आपके सुझावों का। हाँ तो ठीक है, लेकर आइए का क्या मतलब है? आपके हाथ में है ना, हम तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम स्वागत करेंगे आपके सुझावों का। हाँ, ये चलिए ठीक है, ठीक है। किसी तरह के अमेंडमेंट के मूड में फिलहाल सरकार नजर नहीं आ रही, आगे टेढ़ी चीज नजर आ रहा है। ये बिल पास होना राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, 35 सांसदों की कमी है। अब कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरह से अपने रुख से टस से मस नहीं होना चाहेगी तो फिर इस बिल का मुकद्दर क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसको लेकर अभी भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ETV उर्दू। शब बखैर।